अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बात करूँगा। मैंने जब 11वीं क्लास बायोलॉजी के इस बुक को पढ़ा तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था ये इतना कॉम्प्लेक्स जिस ऑथर ने लिखा है, जिन ऑथर्स ने, उनको सलाम पेश करता हूँ और उसके अलावा इन बच्चों का कोई कसूर नहीं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको सारे टॉपिक्स ईज़ीएस्ट वे में समझाऊँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व कर रहे हों ब्लड को, ब्लड वेसल्स को या फिर हार्ट को। सबसे पहला डिसऑर्डर जो है वो है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस की डेफिनेशन आपके बुक में तो पता नहीं क्या लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये डेफिनेशंस बता रहा हूँ। इनको रटना नहीं है, इनको समझना है। थ्रोम्बस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के किसी भी पार्ट में ब्लड का क्लॉट बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। अब वो आर्टरी में भी बन सकता है, वीन में भी बन सकता है और हार्ट में भी बन सकता है। अब 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि थ्रोम्बस बनाने में हेल्प करते हैं। 3 फैक्टर्स, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एंडोथेलियम, जो कि ब्लड वेसल के इनर लेयर को बना रहा होता है। उसकी अगर इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से थ्रोम्बस बन सकता है। अगर ब्लड फ्लो जो कि नॉर्मली सीधे रास्ते में होता है वो टर्बुलेंट हो जाए, उसकी वजह से थ्रोम्बस बन सकता है। और नॉर्मली हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, कोगुलेशन सिस्टम, जो कि नॉर्मली क्लॉट बना रहा होता है जब भी कोई वेसल की इंजरी होती है। लेकिन अगर वो कोगुलेशन सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाए किसी काज की वजह से तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कोगुलेबिलिटी। उस स्टेट में भी हमारे बॉडी में थ्रोम्बस बनते हैं। अब अगर थ्रोम्बस बनता है तो आपके लेवल पे मैं आपको ये समझा दूं कि इसकी वजह से ये जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक हो रहे होते हैं ये मोस्टली थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म की वजह से हो रहे होते हैं। अब अगर मैं बात करूं एम्बोलस की, तो एम्बोलस की जो डेफिनेशन है वो ऑथेंटिक डेफिनेशन ये है कि वो एक डिटेच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस मास है जो कि ब्लड कैरी कर रहा होता है उसकी ओरिजिनल साइड से। मतलब ये एक डिटेच्ड मास है। मोस्टली आपके लेवल पे तो मैं समझा सकता हूँ कि एक डिटेच्ड सॉलिड मास है। लेट सपोज एक थ्रोम्बस बना हुआ था, ये तस्वीर है थ्रोम्बस की। ये थ्रोम्बस बना हुआ था, इसका थोड़ा सा हिस्सा डिटेच होकर ब्लड में मूव करना शुरू हो गया। इस डिटेच्ड पार्ट को हम बोलते हैं एम्बोलस और इस फेनामिना को हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। या फिर जो डिटेच्ड पार्ट है ये किसी न किसी ब्लड वेसल में जाके फंस जाएगा और फंस के उसकी ब्लड सप्लाई को बंद कर देगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक मिसाल है एम्बुलस का। अब अगर हम बात करें एथ्रोस्क्लेरोसिस की, तो स्क्लेरोसिस की मकसद होता है हार्डनिंग होना। एथ्रो का मकसद है एक एथ्रोमेटस प्लेग बनेगा। अब इसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो इंटीमा, जो इनर लेयर होता है, उसकी हार्डनिंग हो जाती है और उसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक एथ्रोमेटस प्लेक बन जाता है। ये है एथ्रोमेटस प्लेक। इस प्लेक बनने की वजह से जो उनकी खासियत है इलास्टिसिटी वाली वो भी लॉस हो जाती है और जो उनकी इंटीमा है वो भी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ये लूमेन देखो ब्लॉक हो रहा है। अब क्या होता है, ये जो एथ्रोमेटस प्लेक होता है ये 3 चीज़ों का बना होता है। एक तो लिपिड्स का बना होता है जिसमें मोस्टली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये वाला लिपिड होता है। उसके अलावा सेल्स होते हैं जिसमें मैक्रोफेजेस और उसके अलावा स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जिसमें 2 किस्म की प्रोटीन्स, एक इलास्टिन दूसरी कोलेजन होती है। ये कंपोजिशन हो गई एथ्रोमेटस प्लेक की। अब 2 अल्फाज हैं, एक है एथ्रोस्क्लेरोसिस और दूसरा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियो का मकसद है कोई भी आर्टरी अगर हार्ड हो रही हो तो उसको हम बोलेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अगर वो इस प्लेक फॉर्मेशन की वजह से हार्ड हो रही हो तो उसको हम बोलेंगे एथ्रोस्क्लेरोसिस। उसके बाद अगर हम बात करें हार्ट के प्रॉब्लम्स की, तो सबसे पहला जो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। ये असल में एक सिम्टम को बोला जाता है।
क्या होता है, जब हार्ट का ब्लड फ्लो जो कि कोरोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए आ रहा होता है वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, उनकी इस्कीमिया इस्कीमिया मतलब उनका जो ब्लड फ्लो है, उनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पेन प्रोड्यूस होता है जो कि अटैक वाले पेशेंट्स में मेनली आपने देखा होगा कि वो चेस्ट पेन जो कि लेफ़्ट साइड पे पड़ता है और वो रेडिएट हो रहा होता है, वो जा रहा होता है नेक की तरफ और उसके साथ ही साथ जो लेफ़्ट आर्म होती है उसकी तरफ। तो इस पेन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। अब हार्ट अटैक किसे बोलते हैं? हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन जो मैंने लिखी है इसको मैं आपको समझाऊँ तो क्या होता है कि किसी थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म की वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक आ जाए और कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होके, ये रही कोरोनरी आर्टरी, इसमें एक थ्रोम्बस आ गया, इसकी वजह से क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। फिर क्या होगा कि आगे ब्लड नहीं जाएगा, आगे ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई ना होने की वजह से वो टिश्यू की डेथ हो जाएगी। जैसे इस पोर्शन की डेथ हो गई है तो इस डेथ को हम बोलते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फाक्शन। उसके बाद एक अल्फाज होता है हार्ट फेलियर। हार्ट की एक एबिलिटी होती है कि वो इतना ब्लड पंप कर सके ताकि वो सारी बॉडी की जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो सकें। लेकिन अगर किसी काज की वजह से, जैसे हार्ट अटैक की वजह से या किसी दूसरे काज की वजह से हार्ट इतना ब्लड पंप नहीं कर पा रही कि वो बॉडी की डिमांड्स पूरी कर सके, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। उसके बाद एक टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि हम ब्लड वेसल्स में एक डाई या इंक इंसर्ट करते हैं और उसके बाद एक्सरे इमेज लेते हैं। उसमें से हमें पता चलता है कि क्या वो ब्लड वेसल बंद है, कहीं पे उसको ब्लॉक तो नहीं है। जैसे हम कोरोनरी आर्टरी का मिसाल लें तो क्या करते हैं कि इंक डाल के हम एक्सरे लेते हैं, फिर पता चलता है कि अगर उस ब्लड वेसल में ब्लॉक होगा तो आगे इंक नहीं जाएगी, तो इसमें से हमें पता चल जाएगा कि ये आर्टरी यहाँ पे ब्लॉक्ड है। ये मोस्टली हम टेस्ट करते हैं अगर किसी पेशेंट में हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक सस्पेक्ट होता है तो। अब अगर हमने टेस्ट कर ली और उसमें पता चल गया कि ब्लॉक है तो हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है एंजियोप्लास्टी का। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि ये जो ब्लॉक है अगर एक आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा हो, एक छोटी सी आर्टरी को इन्वॉल्व कर रहा हो, तो हम क्या करते हैं, ब्लड वेजल्स के ज़रिए एक कैथेटर डाल के, वो कैथेटर जो होता है उसकी एंड पे एक बलून होता है, वो डिफ्लेटेड शक्ल में होता है। वो कैथेटर क्या करते हैं, इंसर्ट करके उस ब्लॉक की तरफ लेके वहाँ पे उसमें घुस जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो बलून था उसकी एंड पे, वो डिफ्लेटेड बलून इन्फ्लेट करके इस ब्लॉक को खोल देते हैं ताकि जो उसका ब्लड फ्लो है उस आर्टरी का वो फिर सही से जैसे नॉर्मल हो रहा था वैसे हो जाए। अब अगर ज़्यादा ब्लड आर्टरीज़ जो ज़्यादा कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं वो ब्लॉक हैं तो उसमें हम एंजियोप्लास्टी नहीं करते, उसमें फिर हम कोरोनरी बाईपास करते हैं, जिसको हम अक्सर अल्फाजों में बाईपास बोल रहे होते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग या केबेज। अब इसमें क्या करते हैं, ये एक सर्जरी है, ये एक छोटी सी सर्जरी है जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखो इसकी पिक्चर। इसमें क्या करते हैं कि ये देखो यहाँ पे ब्लड वेसल का बड़ा ब्लॉक है। अब हम क्या करेंगे, एक नया तरीका ढूंढेंगे। अब क्या करते हैं, कोई ब्लड वेसल हमारी बॉडी से ही लेके, जैसे हम मोस्ट कॉमनली एक वेन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्रेट सफिनस वेन, जो कि हमारी लेग में मौजूद होती है। वो वेन लेके हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक्ड आर्टरी के दोनों जगहों से, दोनों साइड से वो लगा देते हैं ग्राफ्ट की शक्ल में। फिर क्या होगा, जो ब्लड यहाँ से आ रहा है वो अब इस रास्ते से नहीं आएगा, अब वो इस रास्ते से बाईपास होके आएगा। इस वजह से इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। बाईपास का वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये ब्लड इस ब्लॉक को बाईपास कर रहा है, इस ब्लॉक वाली आर्टरी से अब नहीं आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। उसके बाद अगर एक और सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें क्या करते हैं, ये जो आपके बुक में लिखा हुआ है ब्रेस्ट बोन, ये असल में स्टर्नम को कहा जाता है।
ये चेस्ट बोन जो है इसको हम काट के फिर हार्ट को एक्सपोज करके, अगर हार्ट की छोटी सर्जरीज करनी हो, जैसे हार्ट के किसी वाल की सर्जरी करनी हो, तो हम क्या करते हैं, हार्ट की सर्जरी कर रहे होते हैं और साइड में एक मशीन लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्ट लंग बाईपास मशीन। वो क्या करेगी, वो उस टाइम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी बॉडी को सप्लाई करती रहेगी जब तक हम हार्ट पे सर्जरी कर रहे हों। उसके बाद अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन की जो न्यू डेफिनेशन आई है, आपके बुक में तो माशाल्लाह पता नहीं क्या लिखा हुआ, न्यू डेफिनेशन ये आई है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 या 130 से ज़्यादा हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 या 90 से ज़्यादा हो, दो सेपरेट ओकेजन्स पे, दो सेपरेट इवेंट्स पे, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसको साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो रही होती हैं। हाइपरटेंशन की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, हाइपरटेंशन की वजह से दूसरी सारी डिजीज़ हो रही होती हैं और कभी पता ही नहीं चलता कि सडन डेथ हो जाती है इंसान की। इसकी वजह से इसको हम बोलते हैं ये एक साइलेंट किलर है। कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो करके हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बच सकते हैं। उनमें ये है कि हमें साल्ट अपनी डाइट में कम लेना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स कम लेनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कम लेना चाहिए। उसके अलावा वेट को मेंटेन करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।